हरिपुर नाम का एक गांव था जहां सेठ अग्रवाल नाम का एक व्यापारी रहता था। सेठ अग्रवाल पर मां लक्ष्मी की कृपा थी। वो धन संपत्ति से संपूर्ण था। सेठ अग्रवाल बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। सेठ अग्रवाल का चाट पापड़ी का काम था। वह उसकी चाट पापड़ी के गांव में 4 दुकानें थी। उसकी चाट पापड़ी बहुत ही मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी चाट पापड़ी खाने गांव में आते। सेठ अग्रवाल का एक मुंशी था जो उसके कारोबार का ध्यान पूरी ईमानदारी से रखता था। वो रोज गिनकर कारीगरों को चाट पापड़ी का सामान देता और शाम को सबसे हिसाब लेता था। सेठ अग्रवाल का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से सेठ अग्रवाल के पास गांव से शिकायतें आने लगी कि उसकी चाट पापड़ी में काफी मिलावट हो रही है, जिससे गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी। ये सब सुनकर सेठ अग्रवाल को काफी चिंता होने लगी। एक दिन सेठ अग्रवाल ने मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी, आजकल लोगों से बहुत शिकायतें आ रही हैं कि हमारी चाट पापड़ी में कोई मिलावट करके बेच रहा है और उसे खाकर लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पर मालिक, सारा सामान तो मैं अपनी देखरेख में बनवा कर कारीगरों को देता हूँ और मैं तो कोई भी मिलावट वाला सामान नहीं देता उनको। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ये काम तुमको सौंपा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका पता लगाओगे कि कौन है जो मिलावट कर रहा है, और अगर तुम पता नहीं लगा पाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। ठीक है मालिक, मैं 4 कारीगरों को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। मुंशी 4 कारीगरों को बुलाता है। 4 कारीगर थोड़ी देर में ही सेठ अग्रवाल के घर पहुँच जाते हैं। जी सेठ जी, आपने हमको बुलाया? हाँ, लोगों से ये शिकायत आई है कि तुम में से कोई मिलावट करके चाट पापड़ी बेच रहा है। क्या? नहीं नहीं मालिक, मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ सेठ जी, आप जैसा हमें सामान देते हो हम बिल्कुल वैसा ही ले जाकर बाजार में बेचते हैं। जो भी है सच सच बता दो, वरना सबको काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई मिलावट नहीं की, ये लोग ही करते होंगे। झूठा इल्जाम मत लगा मनोज, तू ही करता होगा मिलावट, हम नहीं करते। 4 कारीगर आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। मुंशी और सेठ अग्रवाल को समझ में आ जाता है कि ऐसे अपने आप से खुद कोई नहीं बताएगा, कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। मुंशी उन 4 को वापस भेज देता है। मालिक, ऐसे तो कोई बता नहीं रहा है। मुझे नहीं पता मुंशी, जल्द से जल्द पता लगाओ, वरना तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा मैं। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन सेठ अग्रवाल और मुंशी 4 कारीगरों को गिनकर 100 प्लेट का सामान बेचने के लिए देते हैं और बाजार में भेज देते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सेठ अग्रवाल और मुंशी दोनों अपना भेष बदलकर बाजार में पहुंचते हैं। वो पहले राजू के पास जाते हैं। अरे भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? भाई साहब, 200 प्लेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको 150 प्लेट दे सकते हैं। 150 प्लेट तुरंत दे दोगे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल अभी मिल जाएगा। भैया, चाट पापड़ी अच्छी और साफ सुथरी तो है ना? हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो बाजार में पूछ लीजिए, बहुत प्रसिद्ध चाट पापड़ी है हमारी। ठीक है, कर दो। फिर मुंशी और सेठ राजू से चाट पापड़ी लेते हैं और उसको 150 प्लेट के पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपने दूसरे कारीगर किशोर की दुकान पर जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट चाट पापड़ी के लिए बोलते हैं। किशोर बोलता है, भैया 150 प्लेट दे पाऊंगा, बोलो तो कर दूं। ठीक है, दे दो। फिर वो वहाँ भी 150 प्लेट के पैसे देते हैं और सामान लेकर वहाँ से अपने तीसरे कारीगर मनोज की दुकान पर जाते हैं। भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? अरे भैया, 200 क्या, 250 प्लेट भी मिल जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, 200 प्लेट ही दे दो आप। फिर वो वहाँ से भी चाट पापड़ी लेकर अपने आखिरी कारीगर मुरली के पास जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट की मांग करते हैं। तब मुरली बोलता है, नहीं भैया, 200 प्लेट तो नहीं होगा, 100 प्लेट दे पाऊंगा। आज 100 प्लेट तक का ही सामान मिला है। ठीक है, आप इतना ही दे दो। सेठ अग्रवाल और मुंशी अपनी सारी दुकानों से सारा सामान खरीदकर घर जाने लगते हैं। मुंशी, ये तुमने कौन सा खेल खेला है? मुझे समझ नहीं आया। मालिक, समझना बहुत आसान है। आज हमने 100 प्लेट का सामान कारीगरों को दिया था, मतलब सब कारीगरों के पास 100 प्लेट तक का ही सामान था, लेकिन उन्होंने हमें 600 प्लेट का सामान बेचा है। किसी ने 150 प्लेट हमको बेचा तो किसी ने 200 प्लेट, मतलब जिसने 100 प्लेट से ज्यादा हमको बेचा
उन सब ने मिलावट की है और सामान को अधिक बढ़ाया है, समझे? अरे वाह मुंशी, तुमने तो बड़ी आसानी से और सूझबूझ से पता लगा लिया कि कौन कितना मिलावट कर रहा है। अरे मालिक, अभी तो असली लालची कौन है ये तो घर जाकर पता चलेगा। फिर वो दोनों घर जाते हैं। उनके घर पहुंचते ही सारे कारीगर भी सेठ अग्रवाल को हिसाब देने पहुंच जाते हैं। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। ये मेरे पैसे आज के? मालिक, ये मेरे आज के पैसे। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। आज एक सेठ आया था कोई, उन्होंने एक साथ ही सारी चाट पापड़ी खरीद ली। ये तो 400 प्लेट के ही पैसे हैं। हाँ, तो आपने सबको 100 प्लेट का ही तो सामान दिया था। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने 600 प्लेट बेचा है ना। 150 प्लेट राजू ने, 150 किशोर ने, और मनोज तुमने तो 200 प्लेट बेचे हैं। ज्यादा चौंको मत, हमने ही भेष बदल कर तुम सबसे सामान खरीदा था। तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया है। तुम्हारे लालच की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है तुम लोगों को पता है। और उसके बाद तुम लोग पैसों में भी झूठ बोल रहे हो। बस एक ही इंसान है जिसने ईमानदारी से अपना काम किया है, वो है मुरली। धन्यवाद मालिक। मुरली, तुम आज से दुकान पर नहीं जाओगे, बल्कि सारी दुकानों की देखरेख करोगे। और तुम तीनों, तुमको तुम्हारे लालच की सजा पुलिस देगी। ये सुनते ही तीनों कारीगर अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं, पर सेठ उनकी एक नहीं सुनता। फिर मुंशी उन तीनों लालची कारीगरों को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे उनको उनके लालच का फल मिल जाता है और मुरली को उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बुरा होता है। मंगला, कहाँ हो? हमें देर हो रही है, जल्दी से ताला लगा कर आओ। आज दशहरे का दिन है, हमें समय से बाजार पहुंचना है। सब लोग अपना ठेला लगाने पहुंच गए होंगे, हमें भी अपना आलू टिक्की का ठेला समय पर लेकर पहुंचना चाहिए। अरे आ गई, बस चलो, मुझे भी पता है आज दशहरे का मेला है, तो हमें समय पर पहुंचना है। भगवान की कृपा से दशहरे के मौके पर अच्छी कमाई हो जाए, फिर हम इस साल अपने घर की छत को पक्का करवा लेंगे। मंगला, बेफिक्र रहो, आज हमने अच्छा खासा सामान तैयार किया है, हमारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी बाजार पहुंचते हैं। गोकुल और मंगला दोनों आलू टिक्की का ठेला लगाते थे। टिक्की में मसाला मिलाने का काम मंगला ही करती थी, बाकी दोनों मिलकर ही ठेले पर काम करते थे। मंगला के हाथ में ना जाने ऐसा क्या जादू था कि वो टिक्की का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लोग गोकुल के ठेले की आलू की टिक्की बहुत पसंद करते थे और उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज दशहरे का दिन था और ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मंगला टिक्की का मसाला इतना स्वादिष्ट बनाकर लाई थी कि लोग स्वाद ले लेकर आलू की टिक्की खा रहे थे। मंगला, सचमुच तुम मेरे लिए बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। तुम आलू टिक्की में जो मसाला मिलाती हो वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं वो मसाला मिला ही नहीं पाता। अब इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। चलो, आज तो हमारी अच्छी कमाई हो गई। अब जल्दी से कल मजदूर को बुलाकर छत पक्की करवा लेते हैं। ठीक है, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन गोकुल सुबह सुबह मजदूर को लेने चला जाता है। गोकुल साइकिल पर था और पुल पार कर रहा था। अचानक उसकी नजर पुल पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो पुल से नदी में कूदने वाली थी। वो खुद अपनी साइकिल छोड़कर उस लड़की की ओर भागता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। रुको, ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे मर जाने दो। मुझे क्यों बचाया? पर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? मेरे चाचा मुझे एक बदमाश को बेच रहे थे, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ, मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। वो गोकुल को बार बार देख रही थी। गोकुल साइकिल पर बिठाकर उसे घर ले आता है और मंगला को सारी बात बताता है। उस लड़की का नाम लता था। मंगला लता को खाना देती है। लता गोकुल और मंगला के साथ उन्हीं के घर में रहने लगी। मंगला देखने में भी सीधी साधी और साधारण थी। वो तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी, पर धीरे धीरे गोकुल लता की खूबसूरती पर फिदा होने लगा।
लता भी गोकुल को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। गोकुल रोजाना अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मंगला को अकेले ही काम पर भेज देता था और पीछे से गोकुल और लता दोनों घर पर अकेले थे। मंगला को कुछ शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गई। उसने गोकुल और लता को एक साथ देख लिया और वो रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है जिसे आपने तोड़ दिया। काहे का विश्वास? मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूं। अब गोकुल मेरे साथ रहेंगे, मैं उनसे शादी कर रही हूं। वो तुझे तलाक दे देंगे। हाँ मंगला, अब मैं लता के साथ ही रहूंगा। मैं लता से बहुत प्यार करता हूं। ऐसा न कहो, अब तो जानते ही हो मैं 2 महीने पेट से हूं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ये हमारा पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। गोकुल मंगला पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। उसके व्यवहार को देखकर मंगला चुपचाप वहां से चली जाती है। गोकुल लता के साथ रहने लगता है। मंगला भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही और एक दिन वो चलते चलते बेहोश होकर गिर गई। उसे जब होश आया तो वो अपने आप को एक ढाबे पर पाती है। उस ढाबे को एक शीला नाम की औरत चलाती थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? रास्ते में आते हुए तुम्हें बेहोश होकर गिरते देखा तो अपने ढाबे पर ले आई। तुम कहां से आई हो बहन? और तुम चलते चलते बेहोश कैसे हो गई? ये लो, खाना खा लो, फिर मुझे आराम से बताओ। मंगला शीला को अपनी सारी कहानी बताती है और रो पड़ती है। अरे भाड़ में जाने दे ऐसे आदमी को। दूसरी औरत की सुंदरता की खातिर तुझ जैसी अन्नपूर्णा औरत को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, यहाँ ढाबे पर मैं तेरा आलू टिक्की का अलग स्टॉल कल ही खुलवा देती हूँ। तू आराम से मेरे पास रह और अपना आलू टिक्की का स्टॉल चला और जो भी कमाई हो उसे जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए रख। और ऐसा ही हुआ। शीला ने कुछ ही दिनों में मंगला के लिए आलू टिक्की का स्टॉल खुलवा दिया। अब उसके ढाबे पर मंगला खूब मेहनत से आलू टिक्की बेचने लगी। लोगों को मंगला के हाथ की आलू टिक्की बहुत पसंद आती थी। शीला को भी इस बात का बहुत फायदा हो गया। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग मंगला के स्टॉल की टिक्की खाने आते थे। मंगला, तेरे हाथों में क्या जादू है? मेरे ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तू तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आई है। दीदी, आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कोई कहाँ इतनी मदद करता है। इधर मंगला का आलू टिक्की का काम अच्छा चल पड़ता है, उधर गोकुल की आर्थिक हालत खराब हो गई। मंगला के कारण ही गोकुल के आलू टिक्की के ठेले की अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि मंगला मसाला ही ऐसा बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। पर लता से वैसी आलू टिक्की नहीं बन पाई जैसी मंगला बनाती थी। इसी कारण गोकुल का आलू टिक्की का ठेला बंद हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। गोकुल सड़क पर आ जाता है। उसने घर भी बेच दिया था। अब वो लता के साथ दर दर भटक रहा था। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मंगला के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे कारण अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी मंगला की तरह आलू टिक्की के मसाले नहीं बना पाती। कोशिश करती हूँ ना, पर वैसा स्वाद नहीं आ पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मंगला से ही कह दो कि वो मुझे अपने जैसा आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा देगी, फिर तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने सुना है एक ढाबे पर वो आलू टिक्की का बड़ा स्टॉल चलाती है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन दूर से मैंने उसे देखा था, पर उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? मैंने उसके साथ अच्छा किया ही क्या है? गोकुल मंगला के पास जाने के लिए मना कर देता है, पर एक दिन मंगला लता को बाजार में मिलती है। मंगला की गोदी में बच्चे को देखकर लता रो पड़ती है। मंगला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती हम लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। मुझे अपने जैसे आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दो, ताकि मैं और गोकुल मिलकर फिर से आलू टिक्की का ठेला खोल सके। क्या तुम हमारी मदद करोगी? ठीक है, कल तुम मेरे स्टॉल पर आ जाना, मैं तुम्हें आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन लता मंगला से आलू टिक्की बनाने की विधि सीखने जाती है। मंगला उसे सिखा तो देती है, पर लता के हाथों में अब भी वो बात नहीं थी जो बात मंगला के हाथों में थी। गोकुल जानता था कि मंगला जैसी आलू टिक्की लता कभी नहीं बना पाएगी। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ अपनी गलतियों के कारण तबाह कर लिया और मंगला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार आगे बढ़ती रही। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम से आज 12 दुकानें उस शहर में बन गई थी। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम को लेकर लोग बहुत कमाई कर रहे थे।
लोग मंगला का इंटरव्यू लेने आते थे, जिसमें बोलते बोलते मंगला की आंखों में आज भी आंसू आ जाते थे। पर अपने बच्चे की किलकारी सुनकर वो हंस देती थी, क्योंकि उसको जीना था अपने बच्चे के लिए।